सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग हीट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और बुक लेकिन इस तरह से लिखा जाता है कि बच्चों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि एक चैप्टर खत्म हो गया, अब देखो दूसरा आ गया, कब खत्म, ऐसा मतलब होने लगता है। अगर अच्छा से बुक लिखा जाए तो एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा जा सकता है सभी को, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लिखते हैं अलग अलग चैप्टर करके। ये इसी को देख लो आप। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 2 पियर्सन IIT JEE फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास 8, उसमें हीट का कितना प्रयोग था। मेल्टिंग कोई सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है, कोई सब्सटेंस बॉइलिंग हो रहा है, उसमें हीट का कितना ज़्यादा प्रयोग था। हर तरह जहाँ भी वर्क डन हो रहा है वहाँ वहाँ हीट है। इस बात को थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ना है क्लास 11 और 12 में। और हीट को डिफाइन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि देख लो ये जो डिफिनेशन है इसमें खुद हीट आ जा रहा है। तो ऐसा डिफिनेशन भी किस काम का जिसमें खुद उसी का ही नाम आ जाए, उसको किसी अलग चीज़ से, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे सिंपल, अब हीट से सिंपल, हाँ इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं। इसको हीट को तुम अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में और लाइट फॉर्म में हीट को तुम कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और एनर्जी का और भी विशेषता है क्या, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से हीट एनर्जी को भी तुम कंजर्व कर सकते हो, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और प्लस में हीट एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सब्सटेंस पे, तो उसके फिजिकल डायमेंशन को तुम चेंज कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे लिखा हुआ है, तो दरअसल इसे पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो काफ़ी शेकी हो गया था वीडियो, इसलिए दोबारा करना पड़ा। सो फिजिकल डायमेंशन हीट क्या कर सकता है, बदल सकता है किसी सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड है, उसका कुछ अलग वॉल्यूम होगा, यानी चलो फॉर एग्जांपल आइस ले लो, आइस में कुछ वॉल्यूम होगा, उसको आप मेल्ट करोगे हीट देके, तो आपको पता है ना कि मेल्ट होने के बाद आइस जो वॉल्यूम है वो घट जाता है, क्योंकि आइस में इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होते हैं, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में भी पढ़ा था, आप उसका प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो, 13 लेक्चर है उसमें। सो फिजिकल डायमेंशन बदल सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी बदल सकते हो किसी सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस के स्टेट को बदल सकते हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हीट देकर। सो हीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हर रिएक्शन में हीट लगभग जनरेट होता है। आप केमिस्ट्री में देखते होगे हर रिएक्शन में लगभग हीट जनरेट होता है। आप जब चलते हो, वॉकिंग करते हो, तो जो फ्रिक्शन है आपका शू के साथ फ्रिक्शन होता है सरफेस के साथ, तो वहाँ भी फ्रिक्शन के साथ हीट जनरेट होता है। तभी तो आपका जो सोल है, वो जो जूता का जो सोल होता है नीचे, वो बाद में उसको क्या घिसते घिस जाता है, क्योंकि वो हीट के जनरेशन के कारण ऐसा होता है अधिकतर। ठीक है। और अब आते हैं डिफिनेशन पे। हीट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म तो है, लेकिन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट और कोल्ड। और इसी का डिफिनेशन और क्या लिख सकते हो कि द सम ऑफ टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब दो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो उनके इंटरेक्शन होने से, उनके बॉन्ड बनने से जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको और आगे अच्छे से पढ़ना है हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफ़ी इसमें हम लोग को पढ़ना होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और हम लोग ने इसके बाद में तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में भी इसके बारे में चर्चा की थी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो किसी बॉडी के मोशन में होने से उसके अंदर जो एनर्जी होता है, जिसे 1/2mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, ये तो 7 में भी पढ़ा होगा। किसी बॉडी के मोशन होने में जो एनर्जी होता है, अब सिंस मॉलिक्यूल्स रेस्ट में तो नहीं है, लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में, वे गैस में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स में ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो रैंडमनेस ज़्यादा होता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, गैस जिधर हम तिधर घूमते रहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड बनने के कारण, उनके इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हीट क्या है, द सम ऑफ टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताना, स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या लगता है आपको, आज से 40,000 साल बाद, 50,000 साल बाद इस यूनिवर्स का जो तापमान है वो क्या घटेगा, यानी इस यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है, ध्यान देना टेम्परेचर की बात हो रही है, हीट एनर्जी की बात नहीं हो रही है, टेम्परेचर की बात है कि आज से 40,000 साल बाद, 50,000 साल बाद या और भी ज़्यादा समय बाद जो यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर क्या घटेगा या बढ़ेगा
या कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स जस का तस नहीं है। और क्यों एक्सपैंड हो रहा है, इसका प्रूफ क्या है, किसी और वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। और नहीं तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है, और तो इसका जरूर जवाब देना कि टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा या नहीं कह सकते, तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। और अब आते हैं टेम्परेचर पे। वो तो हीट एनर्जी था, और हीट एनर्जी और टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, प्लीज इसको समझना। सो टेम्परेचर क्या होता है, द प्रॉपर्टी दैट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ पार्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। एक ऐसा गुण सब्सटेंस का जिससे पता चलता है कि कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, इसी को टेम्परेचर कहते हैं। और ध्यान देना, हॉट एंड कोल्ड कोई अलग चीज नहीं है। कोल्ड का एब्सेंस ही हॉट है और हॉट का एब्सेंस ही कोल्ड है। जहां हॉट नहीं है वहीं पर कोल्ड है। कैसे, अंधकार कहाँ होता है, जहां प्रकाश नहीं हो। अंधकार का डिफिनेशन नहीं लिखते हो ना। और प्रकाश कहाँ होता है, जहां अंधकार नहीं हो, ऐसा कुछ। उसी तरह से हॉट और कोल्ड भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक खुद में तो एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कोई करता है, घर पर मत करना। अब उबलता हुआ पानी एक है और एक यहाँ आइस है। एक हाथ को लेफ्ट वाले को उबलते हुए पानी में कोई डाला और उसने खुद नहीं राइट वाले हाथ को आइस में डाला। अब ये दोनों हाथ को निकालकर एक नॉर्मल वाटर जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें डाला, तो क्या होगा, इसको लगेगा कि ये वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। लगेगा ना इस वाले हाथ को कि ये वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि उससे ज्यादा उसका तापमान है। और इस हाथ को क्या लगेगा कि ये वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि उससे कम तापमान है, जबकि हाथ एक ही आदमी का है उसमें डाला हुआ, और ये वाटर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है, हमको पता भी है। तो इस तरह से पता चलता है कि हॉट और कोल्ड का कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, वे दोनों रिलेटिव टर्म है। इस चीज को आप समझना। और टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है, तो टेम्परेचर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। इसमें कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया है टेम्परेचर में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भी मत ले लेना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेना ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सो अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज एन रिलेटिव मेजरमेंट, एब्सोल्यूट नहीं। ये क्वेश्चन था, टेम्परेचर इज एन डैश मेजरमेंट, तो टेम्परेचर इज एन रिलेटिव मेजरमेंट, एब्सोल्यूट नहीं एक चीज। और टेम्परेचर जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी तुम रिलेटिव टर्म में ले रहे हो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो तुम थर्मामीटर में नाप कर देख लो कैसा 30 डिग्री, कैसे थर्मामीटर में भी रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। जो एंडर सेल्सियस एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किया था। तो जो भी थर्मामीटर में तुम सेल्सियस देखते हो तो उसमें रेफरेंस लिया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस है वो मेल्ट करता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वाटर वो बॉईल करता है। तो उसी के रेफरेंस में 30 डिग्री लिखा हुआ है। पहले के जमाने में जब कोई शब्द नहीं थे, लिपि नहीं थी, तो लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, जैसे थोड़ा सा गर्म पानी में हाथ डालते होंगे, ऐसे ऐसे करते रहते होंगे। बस इस तरह से दिखा कि अच्छा ये कुछ है, मतलब इसमें हाथ नहीं डालना है। गर्म शब्द या हॉट जो वर्ड है वो तो बहुत बाद में आया। लिपि का आविष्कार हुआ, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। और जो कोल्ड है तो ऐसे भी उसमें भी कोल्ड में तो हॉटनेस और कोल्डनेस रिलेटिव टर्म है, और टेम्परेचर भी एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है टेम्परेचर। इसको और भी आगे देखेंगे कि हाँ, आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फ्लो ऑफ हीट एनर्जी एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो ना कि स्टेट ऑफ बैलेंस। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां हीट एनर्जी का बैलेंस हो जाए, यही चीज होगा ना, हीट एनर्जी का बैलेंस। तो इसको हम लोग देखते हैं, और फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। अब ये जो इसको हमेशा समझना है, इसको ये जो पहला वाक्य है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ना है क्लास 11, और फिजिक्स में भी क्लास 12 में फिजिक्स में अधिक पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। सो हीट एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट एनर्जी जो है वो हमेशा एक हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी है उससे ट्रांसफर होगी लोअर टेम्परेचर के बॉडी से। फॉर एग्जांपल, ये एक आयरन बॉल है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और ये भी एक आयरन बॉल है, और आइडेंटिकल आयरन बॉल है दोनों, और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसको एक आयरन रॉड से जोड़ दिया गया, आयरन रॉड। तो हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी? इस वाले से इस वाले के बीच में, 60 डिग्री वाले से 40 डिग्री वाले के बीच में। कभी भी ऐसा होगा कि 40 वाले से हीट एनर्जी फ्लो करके 60 में आएगी? कभी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। होगा तो चमत्कार होगा ये एक तरह से, और काफी सारी चीजें बदल जाएंगी
फिजिक्स के, अगर ऐसा होने लगे तो। हीट एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी में फ्लो करता है। हमें ध्यान देना, हीट एनर्जी मैंने बोला है, ये नहीं बोला है कि टेम्परेचर फ्लो करता है। टेम्परेचर तो एक प्रॉपर्टी है बॉडी का जो हॉटनेस और कोल्डनेस को दिखाता है। फ्लो करता है हीट एनर्जी, इस बात को समझना। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों बॉडी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मान लो इसका हीट एनर्जी फ्लो करने लगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होने लगा। तो मान लो एक समय ऐसा है जब टेम्परेचर टी आ गया और उसी समय इसका भी टेम्परेचर टी हो गया, क्योंकि ये इससे हीट एनर्जी जाके इससे हीट एनर्जी इसमें जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा। तो कोई एक ऐसा टी टेम्परेचर आएगा जब दोनों सेम होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा तो उसको मान लो टी टेम्परेचर। अब इन लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, अब हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगा चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, मतलब हीट एनर्जी इसमें अब फ्लो नहीं करेगा अगर यही अथी रहा तो, यही सेटअप रहा तो। और ध्यान देना, ये जो रॉड है ना, ये भी तो तुम हो सकता है कि इस सॉलिड रॉड से बाहर की तरफ एयर में हीट क्या होगा? रिलीज हो सकता है। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि रॉड में हीट है, हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ क्या होगा? हीट फ्लो करने लगा एयर में। तो मैंने यहाँ ये माना है इस एक्सपेरिमेंट में कि बाहर की तरफ कोई लॉस नहीं हुआ है हीट का, एयर में कोई लॉस नहीं हुआ है। जितना यहाँ से हीट एनर्जी निकला है रॉड के थ्रू, उतना ही हीट एनर्जी यहाँ पहुंचा है। इसको अजम्पशंस मानना पड़ता है, क्योंकि रॉड से तो हीट एनर्जी लॉस होगा ना एयर में, ये चीज। तो यहाँ पर मैंने उसको नेगलेक्ट किया है। फिर आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के डिफिनेशन पे। द स्टेट ऑफ टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर in which there is no net flow of heat energy। ये नहीं लिखा हुआ है not net flow of temperature। टेम्परेचर का फ्लो नहीं होता है, हीट एनर्जी का फ्लो का होता है। द स्टेट of two bodies at the same temperature in which there is no net flow of heat energy between them is called state of thermal equilibrium। इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, ये तो मोशन वाला, या फिर और बैलेंस बिटवीन एनी पावर्स, स्टेट ऑफ रेस्ट और बैलेंस बिटवीन एनी पावर्स। अब देखते हैं हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंसेस, क्योंकि तब से मैं जोर दिए जा रहा हूँ हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। काफी लोग हीट एनर्जी और टेम्परेचर को एक ही चीज मानते हैं, लगभग एक ही चीज, उस पर कभी कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन जो डिफरेंस है वो काफी बारीक है और इसको ध्यान से समझना। हीट एनर्जी एक कॉज है और टेम्परेचर उसका इफेक्ट है, यानी कि हीट एनर्जी एक इनपुट है और उसका आउटपुट है टेम्परेचर। हीट एनर्जी को कैलोरीमीटर में नापते हैं, कैलोरीमीटर डिवाइस में नापते हैं हीट एनर्जी को। लेकिन टेम्परेचर को किस डिवाइस से नापते हैं? थर्मोमीटर से नापते हैं। कैलोरीमीटर का सेटअप क्या है इसको हम एक अलग क्लास में देखेंगे, और थर्मोमीटर को तो इसी क्लास 8 में ही पढ़ना है। तो आगे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लोअर फिक्स पॉइंट किया था, साइन किया था, कैसे हाईएस्ट फिक्स पॉइंट असाइन किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा डिफरेंस, हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। ऐसे भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल नहीं होता, तो हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल हो गया, जबकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। ध्यान देना, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि द ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, पहला ऑप्शन जूल, दूसरा कैलोरी, ऐसे करते करते कुछ और भी 2 ऑप्शन होंगे तो जूल होगा आंसर। और फिर ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, पहला ऑप्शन केल्विन, दूसरा सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट, चौथा नन ऑफ दीज, तो क्या मानोगे? केल्विन मानोगे। केल्विन ही टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, ना कि सेल्सियस और ना ही फ़ारेनहाइट, इसको ध्यान देना। और भी कुछ डिफरेंस है उसको देखते हैं। हीट एनर्जी क्या है? और टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस है, ये तो डेफिनेशन में ही देखा था। जबकि टेम्परेचर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। फिर अगला इसमें डिफरेंस क्या है? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी। इसको ध्यान से समझना कि हॉट बॉडी जितना हीट एनर्जी लूज करेगा उतना ही हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी ऑब्जर्व करेगा। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि टेम्परेचर लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू द टेम्परेचर गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी, ये जरूरी नहीं है। यही बात तो ये लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए कोल्ड बॉडी नीड नॉट बी इक्वल टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी। ये जरूरी नहीं है कि जितना टेम्परेचर कोल्ड बॉडी ने गेन किया उतना ही टेम्परेचर हॉट बॉडी लूज करे, लेकिन ये जरूरी है कि हीट एनर्जी किसी हॉट बॉडी ने जितना लूज किया उतना ही हीट एनर्जी कोई कोल्ड बॉडी ऑब्जर्व करेगा।
ये चीज़ समझ, इक्वल नीड नॉट बी इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे, मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि केल्विन क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, आखिर कैसे इसमें होता है, इसके मेन चीज़ को देखेंगे। ये चीज़ समझ रहे हो, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिर फ़ारेनहाइट क्या था, किसने फ़ारेनहाइट के रेफरेंस को लिया, सेल्सियस के रेफरेंस को लिया, केल्विन को, और क्यों 3-3 पैमाना रखा गया, क्या इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है, और अगर रखा गया तो क्यों रखा गया 3-3 मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए 3-3 पैमाने ही है ना ये तीनों। फिर ये देखेंगे, ये कैलोरी में 4.2 जूल होता है, कैलोरी का डिफिनेशन देखेंगे हम लोग और अगले क्लास में। और फिर हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी क्यों यूज किया जाता है, फिर क्लिनिकल थर्मामीटर का उसका बनावट, उसमें कैसे आसानी किया जाता है, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, फिर सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलते हैं, या केल्विन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ देखेंगे। और एक आपके लिए सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट सब्सटेंस, बिना इसको जल्दी से अति किए चारों में से कौन सा सही होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मरकरी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या चौथा ऑप्शन ऑल द अबव आर इक्वली हॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट सब्सटेंस। सबसे हॉटेस्ट पूछ रहा है, क्या लगता है, कई लोग मारेंगे स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि लोगों को लगा कि ये सबसे हॉट है, लेकिन ध्यान देना, मैंने कहा था ना कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय टेम्परेचर। सिंस टेम्परेचर तीनों का सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों सेम, तीनों का जो हॉटनेस का जो डिग्री होगा वो तीनों सेम होगा, तो तीनों जो है वाटर, स्टीम, मरकरी, ऑल द अबव आर इक्वली हॉट, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप पूछोगे यार स्टीम का तो ज़्यादा उसमें, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा तो बी का होगा, क्योंकि स्टीम में आगे हम लोग को पढ़ना है कि कैसे फेज चेंज होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपराइज करके गैस में बदल जाता है, तो उसके एनर्जी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आ जाता है। तो हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा का तो बी का है, उससे कम ए का है, और सबसे कम सी का है, लेकिन टेम्परेचर तीनों का सेम है, देख रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस। और हॉटेस्ट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हीट एनर्जी, हाईएस्ट हीट एनर्जी, ये पूछा है कि हॉटेस्ट सब्सटेंस, और सिंस सबका टेम्परेचर में तो ऑल द अबव आर इक्वली हॉट। अगर इसका तो टेम्परेचर इसका T1 ले लो, इसका T2, इसका T3, तो T1 बराबर T2 बराबर T3, और इसका हीट एनर्जी H1, इसका H2, इसका H3, तो सबसे ज़्यादा H2 होगा, उससे कम H1 होगा, और सबसे कम H3 होगा। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। हीट एनर्जी नहीं पूछा था, हॉटनेस पूछा था कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्या होगा। हॉटेस्ट किसी में क्या जाता है, हॉट या कोल्ड, टेम्परेचर से मिल जाएगा, टेम्परेचर तीनों का सेम है। तो हीट एनर्जी और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ये इस क्लास का सबसे क्रूक्स क्वेश्चन था। इसके बारे में हमने कई 5 पॉइंट्स लगभग डिस्कस किए, और भी डिफरेंस हो सकते हैं, और उसका जवाब जरूर बताना कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो आज से हजारों साल बाद यूनिवर्स का जो टेम्परेचर हो कम होगा या ज़्यादा होगा, या उसका हीट एनर्जी कम होगा या हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। इस चीज़ का मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। और आगे हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरी हम पूरा पढ़ा देना चाहते थे, इसलिए आगे ढेर सारा भी क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे, और ये क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो और भी कई सारी चीज़ बताना चाहता था आपको, जैसे हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स है, विकिपीडिया पे इसको पढ़ना, हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स, ये एक आर्टिकल है, हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स, इसको जरूर पढ़ना, विकिपीडिया पे एक पेज बना हुआ है। तो और भी हीट के बारे में और भी तुम लोग इकट्ठा करो सामग्री, और कोई भी क्वेश्चन होगा हीट के संदर्भ में, कोई भी क्वेश्चन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे पूछना, कोई भी तुम्हें लगता है, छोटा से छोटा सवाल भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और हाँ, चेकआउट कर लो, सारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक यू अगेन सो मच फॉर वाचिंग दिस।